मेरी दाढ़ी और शक्ल देख के डरना मत, क्योंकि मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ इंट्रो के अंदर ही एक क्वेश्चन कराने वाला हूँ। 20 डेज प्लेज की यही खासियत है कि एक तो मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ता, दूसरा मैं सरदर्द हूँ, तीसरा मैं तुम्हें सुबह उठाता हूँ। तो मेरे भाइयों, ये जो एक क्वेश्चन है, अगर तुमने ये ऐसे ही कर लिया, ऐसे ही, तो समझ जाना 20 डेज प्लेज तुम्हारे सर पे चढ़ रहा है और चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के दुनिया में सबको बता देना 20 डेज प्लेज जिंदाबाद, #ITechPledge। देखो मेरे भाइयों, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 2018-19 का, 18,000 रुपए मिला है हमें। करंट ईयर कौन सा देखा जाता है, जो बीच का होता है उसको हम करंट ईयर मान के चलते हैं। तो करंट ईयर में हमें सब्सक्रिप्शन मिला है 1 लाख का, यानी करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन जो रिसीव्ड हुआ है 1 लाख है। और इसी साल में अगले साल का, ये हो गया प्रीवियस, ये हो गया नेक्स्ट और ये हो गया करंट। तो भैया करंट ईयर का 1 लाख रुपए मिल चुका है। ठीक है, यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है, कोई बहुत बड़ी चीज मैं नहीं बता रहा हूं। करंट ईयर का ये सब्सक्रिप्शन होता है, ये बहुत कॉमन सी चीज है। उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोला है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2019, भाड़ में जाए, पिछले साल का है। करंट ईयर तो 19-20 चल रहा है ना भाई, यानी कहां से चालू हुआ होगा, 1 अप्रैल 2019 से। कब एंड होगा, 31 मार्च 2020। मेरे भाइयों ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जिसने ये याद नहीं रखा बेड़ा गर्क। तो जैसा मैं बता रहा था मेरे भाइयों, ध्यान से सुनिएगा, 1 लाख रुपए करंट ईयर का मिला था, जैसे कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज इट बिलोंग्स टू प्रीवियस ईयर। सीधी बात यह है, हमारा साल इसके जस्ट एक दिन बाद 1 अप्रैल 2019 से, देख रहे हो ना तुम, चालू हो चुका है, ये लिखा हुआ है यहां पे। नाउ नेक्स्ट चीज आ जाते हैं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2020। अरे भैया ये करंट ईयर है, कैसे पता चला, जे देखो बताया था ना, जो करंट ईयर है ये है। तो भाई देखो, मैंने यहां पे लिखा 1 लाख रुपए जो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन मुझे मिला है, एंड ये करंट ईयर को ही बिलोंग करता है, प्लस मैंने कर दिया करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 30,000 रुपीज। देख रहे हो तुम, अब यहां पे तुम्हें घबराहट चालू हुई होगी, क्योंकि मैं कुछ ऐसा बता रहा हूं जो मैंने इससे पहले नहीं करवाया और तुम्हें लग रहा होगा कि मैं गलत जा रहा हूं। यही तो बात है, मैं तुम्हारे चेहरे पे स्माइल लाना चाहता हूं इंट्रो चालू होने से पहले। तो ध्यान दीजिएगा मेरे भाइयों, फिर बोला गया सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज एट 31 मार्च 2019। पिछले साल में आखिरी डेट पे एडवांस मिल गया। अगर पिछले साल में एडवांस मिला है तो वो किसके लिए मिला होगा, करंट ईयर के लिए। करंट ईयर कब से चालू हो रहा है, 1 अप्रैल 2019 से, मतलब जाके जस्ट एक दिन बाद, आफ्टर 1 डे, इस डेट के जस्ट एक दिन बाद नेक्स्ट ईयर चालू होने वाला है, तो उसी के लिए एडवांस मिला होगा। अगर पिछले साल में मिला है तो मतलब करंट ईयर का एडवांस है ये 20,000 रुपए। मैंने ये 20,000 भी प्लस कर दिया। अब जरा ध्यान देना, बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूं। देखो मेरे भाइयों, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2020, यहां पे 30,000 रुपए लिखा था, यानी साल के एंड तक 30,000 टोटल आउटस्टैंडिंग था। मतलब ये पिछले साल का भी आउटस्टैंडिंग मिला हो सकता है इसमें, पिछले के पिछले साल का भी, और 100 साल का भी मिला हो सकता है। ध्यान देना, साल के एंड में ये 30,000 था, बहुत ध्यान से, साल के एंड में जो 30,000 था, पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग था वो 20,000 रुपए था। 20,000 में से 18,000 मिल चुके थे, ये देख लो सब्सक्रिप्शन जो इस साल टोटलिटी में मिले। 20 में से अगर 18 मिल गए तो कितना आउटस्टैंडिंग अभी भी रह गया, पिछले साल का 2,000 रुपए मेरे भाइयों, 2,000 रुपए। यानी ये वाला जब करंट ईयर एंड होगा 30,000 रुपए, तो इसके अंदर पिछले साल का भी आउटस्टैंडिंग मौजूद है 2,000 रुपए। तुमने कैसे फिगर आउट कर लिया, तुम इतने विद्वान कैसे हो गए मेरे भाई? बात सिंपल सी थी, तुमने क्या देखा, अच्छा 2019 में 20,000 टोटल आउटस्टैंडिंग था, अच्छा उसमें लिखा हुआ है कि 18,000 उसमें से मिल गया पिछले साल का, अच्छा तो 2,000 रुपए अभी भी आउटस्टैंडिंग है। वो 2,000 आउटस्टैंडिंग कहां छुपा हुआ है मेरे भाइयों? सीधी सी बात है, जो करंट ईयर एंड हुआ है ना उसके जस्ट अंदर छुपा बैठा है 2,000 रुपए। तो मैं, क्योंकि इसको मुझे करंट ईयर का ही लेना है सिर्फ, तो मैं इसमें से 2,000 रुपए हटा दूंगा, यानी जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो सिर्फ 28,000 है। मतलब मेरा आंसर 1,48,000 आएगा। सीधी सी बात यह है कि जो भी लिया जाता है सब्सक्रिप्शन में वो करंट ईयर का लिया जाता है। और अगर इतनी सी बात तुम्हारे दिमाग में बैठ गई तो खुदा कसम कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है, या मतलब मैं इसकी बात नहीं कर रहा, हर चीज की बात कर रहा हूं मेरे भाई। कोई भी चैप्टर कर लो, अगर ऐसे कंसेप्ट तुम्हारे दिमाग में बैठने लगे तो कोई भी चैप्टर तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं है। तो शुरू करें, कूल इंट्रो आन दो। बैठा ओपन इंस्टा देन स्क्रॉल किया, फोटो छाप के मीम पे कितनों को ट्रोल किया, पढ़ाई है बंद टेस्ट पहलाई बी ग्रेड, बस याद
अपने को श्वेता के सीक्रेट 12th में तो टॉप किया बट बर्बादी हो रही है ये सोच के बुद्धि मेरी आधी हो रही है देन नोटिस आए ओबी एग्जाम में अपने ये मैं मेरा रैप मेरी पारी हो रही है। तो फाइनली जितने लोगों की आत्मा बिलख रही थी कि मैंने 1,48,000 निकाल क्या दिया है, मेरे भाइयों ये वो सब्सक्रिप्शन है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर जाएगा। और अब जब तुम्हें इतनी बात क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ सकता हूं, यानी हमारे कोर क्वेश्चंस पे। एंड बिलीव मी, मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन कराऊंगा एंड इससे तुम्हारा पूरा एनपीओ हो जाएगा। बड़े बड़े सिर्फ 2 क्वेश्चन। मान लेते हैं, चलो बिल्कुल ही मान लेते हैं, जब तुमने ये क्वेश्चन देखा और तुम्हें एनपीओ से डर लग गया और तुम्हें एनपीओ बिल्कुल भी नहीं आता है, बिल्कुल मान लेता हूं। लेकिन पिछले साल का अगर तुम्हें पीएनएल थोड़ा सा भी याद है ना तो तुम्हारी नैया पार हो जाएगी। लाइक उससे ज्यादा मैं तुमसे कुछ एक्सपेक्टेशन लगा के नहीं बैठा हूं। पिछले साल का पीएनएल तुम्हें बस ये पता होना चाहिए रोजमर्रा के खर्चे हैं या नहीं है। अगर पता है तो मेरे भाइयों निकल गए अपन बहुत अच्छे से। शुरू करें। देखो मेरे भाइयों, मेरे को लिखा हुआ रेंट एंड टैक्सेस, मैंने उठाया और सीधे सीधे रेंट एंड टैक्सेस लिख दिया क्योंकि मेरे को मालूम है ये रेंट और टैक्स रोजमर्रा के खर्चे टाइप से यार, रेगुलरली होते रहते हैं, रिकरिंग नेचर के हैं। मैंने उठाया 86,100 लिख दिया। लाइक तुम्हारे और मेरे बीच बिल्कुल कॉम्प्रो वाली बात हो गई कि भैया अभी तक कुछ नहीं आता था लेकिन लॉजिक तो लगा ही सकते हैं। 11th नहीं आती, 12th कभी पढ़ी नहीं, कछु नहीं आता, लेकिन ये तो पता है ना रेंट एंड टैक्सेस रेगुलर पे करते हैं। तो अगर मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना चालू करता हूं, पूरी हेडिंग वेडिंग सब सिखाऊंगा, ऐसी बात नहीं है, अभी सिर्फ समझ लो। जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अपन बनाएंगे, जा साइड एक्सपेंडिचर आता है और इस साइड पे इनकम आती है, और इसका कोर फंडा होता है जो भी खर्चे हैं उसे एक्सपेंडिचर साइड दिखा दो बट वो खर्चे रेगुलर बेसिस पे होने चाहिए। जो भी इनकम है उसे इनकम साइड दिखा दो बट वो इनकम रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस एक ही बार मिलके खत्म हो गई। और तीसरी चीज, मैंने पहली चीज बता दी, एक्सपेंडिचर लेना है रोजमर्रा का, इनकम लेनी है रोजमर्रा की। तीसरी चीज है, ये सारी चीजें जो हो रही हैं ये करंट ईयर को बिलोंग करनी चाहिए। अगर तुमने ये 3 फंडे सुन लिए, सुनो ध्यान से, सिर्फ 3 चीजें। जो इनकम है अगर साल भर हो रही है ले लो, एक्सपेंडिचर है अगर साल भर हो रहा है ले लो। तीसरी चीज, बस वो करंट ईयर को बिलोंग करना चाहिए। अगर ये तुमने 3 मिस्ट्री सॉल्व कर ली, खुदा कसम बरमूडा ट्रायंगल बन जाएगा तुम्हारा, यानी तुम्हें मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। लेकिन ये चीज करना बहुत जरूरी है। तो ध्यान दीजिएगा मेरे भाइयों, रेंट एंड टैक्सेस बिकॉज रेगुलर बेसिस पे होते हैं, मैंने रेंट एंड टैक्सेस यहां पे लिख दिया 86,100। फिर बोला गया आउटस्टैंडिंग रेंट एंड टैक्सेस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड एट द एंड ऑफ द ईयर बोथ वर 18,000 रुपए। साल के शुरुआत में भी आउटस्टैंडिंग था। अब अगर साल के शुरुआत में ही आउटस्टैंडिंग था तो बट ऑब्वियसली वो आउटस्टैंडिंग पिछले साल से आया होगा, क्योंकि जब साल की शुरुआत में ही था, जब साल शुरू ही नहीं हुआ था, तो साल की शुरुआत में आउटस्टैंडिंग होना मतलब ये इस साल का तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस साल का वक्त ही नहीं बीता, तो आउटस्टैंडिंग का घंटा ही होगा। मतलब अगर साल की शुरुआत में आउटस्टैंडिंग है, इट बिलोंग्स टू द प्रीवियस ईयर। इसलिए जो बिगिनिंग वाला आउटस्टैंडिंग है उसको माइनस कर दिया और जो करंट वाला आउटस्टैंडिंग है उसको ऐड कर दिया। बात बड़ी सिंपल सी है, जो रेंट एंड टैक्सेस पे किया है उसमें से, क्योंकि इसमें से हमने वो निकाल दिया जो पिछले साल का मे बी पे कर दिया होगा और वो ऐड कर दिया जो इस साल का मे बी हमने पे नहीं किया है। बात सिंपल सी है, पिछले साल का हटाओ, करंट ईयर का ऐड करो। फिर मैंने उसके नीचे देखा कि क्या लिखा हुआ था मेरे क्वेश्चन में, जो रिसीट एंड पेमेंट दिया हुआ था उसकी बात कर रहा हूं। पेमेंट साइड पे दिया हुआ था सैलरीज। मुझे पता है कि मेरे को जब जीवन में कमाना है तो मैं इतनी उम्मीद कंपनी से लगाना चाहूंगा कि वो मेरे को रेगुलर सैलरीज दे दे। खैर मेरे को कभी भी नौकरी पसंद नहीं आई, बट मैं एक बात कर रहा हूं, सैलरीज भी रेगुलर मिलती है। तुम्हारा दिमाग भी वहीं घूम गया, सैलरी रेगुलर चीज है, 2 सैलरीज करके खर्चा दिखा दिया। सोचने की जरूरत ही नहीं ससुरा का, सैलरीज रेगुलर है, यहां पे 1,09,000 रुपए दिखा दिया। उसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस की। अरे भैया बिजली का खर्चा हर महीने ही देते हो ना, ऐसा तो है नहीं कि सदियों में एक बार, लाइक हमने पिछली बार हम ये जब पैदा हुआ था तब हमने बिजली का खर्चा दिया था। नॉट हैपनिंग यार, रेगुलर चीज है तो ले लिया इसको। फिर आते हैं जनरल एक्सपेंसेस पे। जनरल एक्सपेंसेस, जनरल मतलब ये भी रोजमर्रा के खर्चे हैं, इसको भी ले लिया। लेकिन उसके बाद एक चीज आई, बुक। मैंने हाथ जोड़ लिए, जैसे ही बुक आए मैंने कहा मां सरस्वती साक्षात आ गई हैं। अगर अब बुक्स की बात करें, मैगजीन्स की बात नहीं कर रहे, और मैगजीन से तुम कुछ गलत मत समझ लेना, मैं तो बात कर रहा हूं मां सरस्वती की स्वयं बुक की बात कर रहे हैं। तो बुक को लाइब्रेरी में रखा जाता है और लाइब्रेरी का कंटेंट सर्वोत्तम एसेट की तरह ट्रीट किया जाता है, इसलिए मैंने बुक्स को नहीं लिया, बुक्स को छोड़ दिया। जो जनरल एक्सपेंसेस के शायद बाद दिया हुआ था, देख लेना, तुम्हें क्वेश्चन में दिखाई चुका हूं और तुम्हारे पास वो क्वेश्चन है ही ऑलरेडी। तो जनरल एक्सपेंसेस जो है उनको तो ले लिया, रोजमर्रा के खर्चे हैं, लेकिन मैंने बुक्स को नहीं लिया जो कि पेमेंट साइड दिया हुआ था। तुम पूछोगे बाबा जी पेमेंट साइड क्यों दिया हुआ था? मेरे भाई आंसर सिंपल सा है,
पेमेंट साइड और रिसीट साइड, वो जो तुम जिससे ये सारी चीजें उतार रहे हो, उसके अंदर पूरा हलवा दिया हुआ है। जो पेमेंट हुए सब लिखो, जो पैसा आया सब लिखो, करंट ईयर का है नहीं है, पिछले साल का है, 2 सदियां पुराना है, सब ले लो रिसीट एंड पेमेंट के अंदर। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मैंने बहुत क्लोज आके तुम्हें समझाया था क्या लेना है क्या नहीं लेना है। फिर मैंने ले लिए ऑफिस एक्सपेंसेस। मेरे भाई ऑफिस एक्सपेंसेस, अगर तुमने कभी ऑफिस खेला होगा तो तुम्हें पता होगा ऑफिस के भी रेगुलर एक्सपेंसेस होते हैं। तो मैंने ऑफिस एक्सपेंसेस को भी यहीं पे ले लिया 45,000। बात बड़ी सिंपल सी यहां पे भी है। यहां तक मैंने खत्म कर दिया। फिर लास्टली मैंने एडजस्टमेंट्स देखे कि और एडजस्टमेंट्स क्या दिए हुए हैं। तो एक डेप्रिसिएशन से रिलेटेड चीज थी, बुक्स पे भी डेप लग रहा था, फर्नीचर पे भी डेप लग रहा था। मेरे भाई ये बड़ी सिंपल सी चीजें निकालना, तो ये भी निकाल दिया और ये भी टोटलिटी में लिख दिया, क्योंकि भैया डेप तो रेगुलरिटी में लगता ही है, हर साल लगता ही है, रिकरिंग नेचर का है, तो भैया डेप्रिसिएशन को भी एज एन एक्सपेंस शो करना पड़ेगा। मतलब मैंने यहां पे ऐसा कोई भी चमत्कार नहीं किया जो तुम्हारे भेजे में नहीं घुसा सकता या जिसके कारण तुम एनपीओ छोड़ के आओगे। सुन लेना मेरे भाई, सुन ले, तेरा खून गर्म होता हो या ना होता हो, मेरा खून गर्म होता है जब तुम ये सोच के छोड़ के आते हो कि तुम्हारे तो मार्क्स ही नहीं आ सकते हैं। इतना करके आ जाना, आधे मार्क्स तो एनपीओ के वैसे ही ले लिए अपन ने। समझ रहे हो क्या नहीं समझ रहे हो? तो यहां से क्या बात सीखने को मिलती है, ऐसा भी कोई जो तुम्हारे दिमाग में 2 धड़कनें बढ़ा के ये बोल दे कि मेरे भाई ये तो एसेट होना चाहिए या ये तो इन्वेस्टमेंट जैसी चीज होना चाहिए, उसको मत लेना। क्योंकि ना ही मैंने इन्वेस्टमेंट लिया है और ना ही मैंने बुक्स को लिया है, और तुम्हारी धड़कनें ऐसे ही बढ़नी चाहिए। जो चीजें रोजमर्रा की दिखे उसको उठा के लिख दो, और जो रोजमर्रा की ना लगे जैसे कि बुक्स, उसको खत्म कर दो, लिखो ही मत। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन हो उसको ले लेना, लेकिन बुक्स को मत लेना मेरे भाइयों। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं आ रहा हूं रिसीट साइड पे, जो रिसीट का कन्वर्जन इनकम में होता है उस साइड पे। क्योंकि रिसीट जिससे तुम क्वेश्चन में से उठा के इसमें लिखोगे उसके अंदर तो सब कुछ होता है। तो मैंने मां सरस्वती जी की बात बताई थी, जैसे ही सब्सक्रिप्शन दिखे फिर से हाथ जोड़ के नमो नमो कर देना, बोलना भगवान मां सरस्वती जी हम आपको अभी नहीं लिखेंगे। क्योंकि सब्सक्रिप्शन एक ऐसी चीज है मेरे भाइयों, अगर मैंने तुम्हें अभी लिख के दिखा दी तो तुम्हें 102 डिग्री बुखार आ जाएगा। और मेरा पर्पस पता है क्या है? एनपीओ में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना। अगर तुम्हें आज तक 11th भी नहीं आती है तो क्या करोगे तुम? कुछ नहीं, ये देखोगे कि रिसीट साइड पे तुम्हारे क्वेश्चन में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनसे तुम्हें अंदर से फीलिंग आती है जे तो रोज की चीज है, जैसे दाल चावल, जैसे रोटी, वैसे ही ये चीजें जरा देखना। एंट्रेंस फीस। अब बात करते हैं जू की, ठीक है? मतलब जू में तुम हो, तुम क्यों हो? जू में तुम देखने जा रहे हो जानवरों को, ठीक है? अब तुम जानवरों को देखने के लिए जू में एंटर होने वाले हो। तुम जितनी बार जाओगे उतनी बार तुम्हें एंट्रेंस फीस देनी पड़ेगी। या किसी अम्यूजमेंट पार्क में जाते हो या मूवी देखने जाते हो, देयर इज एवरी टाइम एन एंट्रेंस फीस, टिकट लगता है मेरे भाइयों। तो बिकॉज एंट्रेंस फीस मैंने ऐसे सोच लिया, अच्छा शेर देखना है चंघाड़ते हुए, हाथी को देखना है दहाड़ते हुए, तो इसके लिए क्या देना पड़ेगी? रेगुलर बेसिस पे एंट्रेंस फीस। तो तुमने एंट्रेंस फीस को लिख दिया कि ये रेगुलरिटी वाली चीज है। फिर देखा जनरल डोनेशन, अच्छा जनरल डोनेशन रेगुलर आते रहते हैं, हर महीने आते रहते हैं, साईं बाबा के नाम पे हर कोई चढ़ा के जाता है। देखो भाई मैं आज इस वाले को बहुत बड़ा रिलीजियस बना दिया है, बट क्या करूं, कई बार फीलिंग्स उमड़ आती हैं। जनरल डोनेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ जनरल थिंग। जनरल डोनेशन है, हर महीने आ रहा है, भर भर के पैसा आ रहा है, तो भाई रेगुलरिटी में लिख दो। फिर आ जाते हैं लेगेसी डोनेशन। आय हाय, मुझे नहीं पता तुम्हारी बुक क्या कहती है, मुझे पता है सीबीएसई क्या कहता है। बात समझ रहे हो मेरी? ये लेगेसी को लेके मेरे से बिल्कुल भी एकदम आर्ग्यू मत करना। मैं बता रहा हूं सीबीएसई तुमसे क्या पूछेगा और सीबीएसई तुम्हें किसके फुल मार्क्स देगा। लेगेसी डोनेशन, इसके आगे नहीं लिखा, इसके पीछे नहीं लिखा कि ये किस पर्पस के लिए दी गई है। रिसीट साइड पे सिर्फ इतना लिखा हुआ था लेगेसी। अगर लेगेसी लिखा हुआ है तो मैं उसको सिंपल अपनी इनकम की तरह दिखाऊंगा, ना कि किसी अलग तरह के ट्रीटमेंट के साथ उसको दिखाऊंगा। तो मैंने लेगेसी उठाया, इनकम साइड पे 50,000 रुपए दिखा दिया शुद्ध शाकाहारी तरीके से, क्योंकि यहां पे कुछ स्पेसिफिक नहीं दिया, अच्छा लेगेसी इसके लिए दी गई है, नहीं। इफ इट इज नॉट फॉर स्पेसिफिक पर्पस, लेगेसी आ गई यहां पे। फिर मैंने आगे देखा, अच्छा इंटरेस्ट भी मिल रहा है, तो इंटरेस्ट भी रेगुलर मिलता रहता है। लोन अगर किसी को देके रखा है, एडवांस किसी को देके रखा है, तो ये भी नॉर्मल आ गया। मतलब कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं थी ना। सरप्लस फ्रॉम कल्चरल प्रोग्राम, इसका कोई फंड नहीं था, कुछ अलग से चीज़ें नहीं दी हुई जो अपना ये कल्चरल प्रोग्राम होने वाला था। बस ये था कि एक प्रोग्राम हुआ, उसमें सरप्लस बचा। तो अब तुम बोलोगे यार बाबा जी ये तो एक बार होने वाली चीज़ें नहीं, ऐसे ऐसी जो एनपीओज होती हैं, इनके ये जो कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं ये रेगुलरिटी बेसिस पे होते हैं। क्लब है ये, फ्रेंड्स क्लब करके है, तो क्लब में ऐसे प्रोग्राम्स रेगुलरली होते रहते हैं। तो इसलिए मैंने तुम्हें इसलिए समझाया बहुत क्लियरली, इफ इट इज अ क्लब द प्रोग्राम्स विल बी ऑन अ रेगुलर बेसिस। ये कोई ऐसा इवेंट काइंड ऑफ नहीं है कि अच्छा इवेंट हो रहा है क्या साल में एक बार वाला वर्ल्ड कप वाली चीज नहीं है ये सिंपल सी चीज है कि कल्चरल प्रोग्राम्स रेगुलरली होते रहेंगे। ऑब्वियसली क्योंकि क्लब है, हमने उसका जो क्वेश्चन है वो अच्छे से देख ही लिया था, उसके अंदर लिखा हुआ है ओके इट्स अ फ्रेंड्स क्लब। तो जो भी सरप्लस आएगा उसको भी आप यहां पे मेंशन कर दोगे। इसके बाद सब्सक्रिप्शन जैसी चीज को उठाना, बिलीव मी तुम्हारा क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा
और तुम्हारा क्वेश्चन जितना तुमने एक्सपेक्ट नहीं भी किया होगा उससे ज्यादा जल्दी हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन में दे रखा है रिसीट साइड पे कि भैया 2,20,000 रुपए मिला। अब रिसीट साइड पे जो सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है ना, जो अपन ने उतार के लिखा हुआ है, इसमें पॉसिबिलिटी है कि पिछले साल का भी सब्सक्रिप्शन मिल गया हो, इसमें पॉसिबिलिटी है कि आने वाले सालों का भी सब्सक्रिप्शन मिल गया हो, लेकिन ये सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी तुम्हें एडजस्टमेंट से। अगर तुम एडजस्टमेंट को बहुत ध्यान से देखो, लाइक बिल्कुल एकदम चंदिया जाओ और एकदम दिमाग पे हाथ रख के सोचो, तो लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2019, मतलब जब हमारा ये करंट ईयर शुरू ही हुआ था ना, बिल्कुल बेबी था, बिल्कुल 1 अप्रैल 2019 से जब चालू हुआ था तब हमारा आउटस्टैंडिंग था 6,000 रुपए। तो ये पॉसिबिलिटी है कि जब 1 अप्रैल के बाद पूरा साल चालू हुआ हो और ये 2,20,000 रुपए साल के एंड तक टोटलिटी मिला हो, तो वो जो साल की शुरुआत में बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग था वो भी मिल गया हो। इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग में था उसको माइनस करना पड़ेगा 6,000 रुपए का, ताकि मुझे पता चल सके कि एक्चुअल करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना है। ऐसा ही दे रखा है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बाय द एंड ऑफ द ईयर, साल का एंड होते होते सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग था वो टोटलिटी में 7,000 रुपए था। अब क्योंकि ये 7,000 रुपए करंट ईयर को बिलोंग करता है, इसलिए आपको इसको करंट ईयर में ऐड करके दिखाना पड़ेगा, बिकॉज साल के एंड का आउटस्टैंडिंग है। एंड का आउटस्टैंडिंग होने का मतलब यही है मेरा भाई कि इस साल को बिलोंग कर सकता है, लेकिन इसके अंदर प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग भी हो सकता है, तो वो तो मैं माइनस कर रहा हूं, तो मतलब प्रीवियस ईयर की तो कहानी खत्म। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पे देखो पिछले साल का 6,000 था, 6,000 इस साल में दो तरीके से एडजस्ट हो सकता है। बहुत प्यार से सुनना, जो पिछले साल का 6,000 आउटस्टैंडिंग था, कैसे पता चला था कि वो पिछले साल का है, क्योंकि 1 अप्रैल 2019 को दिया हुआ है। समझ रहे हो तुम, 1 अप्रैल 2019 साल की शुरुआत होती है आउटस्टैंडिंग, मतलब ऑब्वियसली ये पिछले साल को ही बिलोंग करता होगा, क्योंकि पहले दिन ही आउटस्टैंडिंग नहीं होता है। ये बहुत लॉजिकल सी बात है। तो पहले दिन ही अगर 6,000 आउटस्टैंडिंग है तो ये पिछले साल का है। बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसके दो एडजस्टमेंट हो सकते हैं। या तो ये छुपा बैठा हो सब्सक्रिप्शन जो मिल गया, यानी 2,20,000 के अंदर छुपा बैठा हो सकता है, सही है। दूसरा क्या हो सकता है, या तो ये साल के एंड का जो आउटस्टैंडिंग बचा है उसके अंदर छुपा बैठा हो। अगर मैं इसे माइनस टोटलिटी में पूरा ही कर दूं तो इसका निस्तो नाबूद हो गया, इसका तो वजूद ही खत्म हो गया। मैं वही कर रहा हूं मेरे भाइयों, मैंने 2,20,000 लिखा, मैंने ये 7,000 उसमें करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड किया और मैंने टोटल 6,000 को माइनस ही कर दिया। अब तू कहीं भी छुपा बैठा हो, दोनों में से माइनस हो गया, मतलब बात खत्म। तो सब्सक्रिप्शन जो निकल के आया वो निकल के आया 2,21,000 रुपए, एंड दैट इज योर सब्सक्रिप्शन आंसर। इतना ईजी होता है। बात बस यही है कि फील करके पढ़ना जरूरी है और पता होना जरूरी है कि जब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो ना तो प्रायोरिटी किसको देनी है। मैं थोड़ा सा परेशान हूं क्योंकि मुझे तुम्हें निकलवा के दिखवाना है कि ओपनिंग बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है और उसके बाद जो एनपीओ मांगता है क्लोजिंग बैलेंस शीट, उसको कैसे बनाया जाता है। तो मेरे भाइयों, ओपनिंग बैलेंस शीट के थ्रू हम ये पता करते हैं कि एक्चुअल कैपिटल हमारे हाथ में कितनी थी जब साल शुरू हुआ था, लेकिन उसके लिए हमें सारे वो एसेट्स और लायबिलिटीज को लेना पड़ता है और ढूंढना पड़ता है। उसके लिए तुम्हें सिर्फ एक ही चीज आनी चाहिए और वो कहलाती है नैन मटक्का। अगर तुम्हें ये नैन मटक्का आता है और तुम्हें आंखें चलानी आती हैं तो बिलीव मी ये वाली चीज तुम्हें बहुत अच्छे समझ में आएगी। और मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। तुम्हें सबसे पहले रिसीट्स एंड पेमेंट को देखना है और जहां रिसीट्स शुरू होता है वहां से नजरें घुमाना चालू करना है, क्योंकि रिसीट्स के शुरुआत में ही तुम्हें दिया होगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी ओपनिंग फिगर ऑफ कैश इन हैंड तुम्हें मिल जाएगा। देखो जरा, उसमें दिया हुआ था 1,41,300। मैं एडजस्टमेंट बाय एडजस्टमेंट जाऊंगा, ज्यादा परेशान मत होना। अब अगर देखा जाए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर दिया हुआ था। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर का मतलब है अच्छा ये पिछले साल से कैरी करके इस साल की शुरुआत में लेके आया गया है, और वो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हमारे लिए एसेट है, क्योंकि भैया फ्यूचर में ये पैसा हमें मिलेगा और जो भी पैसा मिलना होता है वो तो एसेट ही होता है। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 6,000 हमने एसेट साइड लिख दिया। आई नो 11th में आउटस्टैंडिंग का मतलब तुमने हमेशा लायबिलिटी से एसोसिएट किया है, लेकिन यहां पे आउटस्टैंडिंग से मत जाओ, सब्सक्रिप्शन से जाओ। ये वो चीज है जो तुम्हें मिलनी है, और अगर तुम्हें मिलनी है और अभी आउटस्टैंडिंग है यानी मिली नहीं है तो तुम्हारे लिए एसेट है मेरे भाई। इसके बाद ध्यान से देखना ये वाली चीज, बुक्स और फर्नीचर, ये भी तुम्हें एडिशनल इंफॉर्मेशन में मिल जाएगी, जैसे ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में मिल गया था।
मतलब नैन मटक्का मैंने क्यों बोला था, तुमने रिसीट्स एंड पेमेंट से चालू किया टॉप से, तुम्हें रिसीट एंड पेमेंट को पूरा ढूंढना है, कोई भी एसेट और लायबिलिटी जो दी होगी, लेकिन उसको लेना नहीं है क्योंकि वो साल के बीच में लिया गया है। साल के शुरुआत में बैलेंस ब्रॉट डाउन उठाओ, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन जो दिया है सब छोड़ दो, सीधे आ जाओ एडजस्टमेंट्स पे या एडिशनल इंफॉर्मेशन पे। उसमें मैंने सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग उठाया जो साल के शुरुआत में है। ऐसी बुक्स और फर्नीचर दिए हुए थे कि इनके बैलेंसेस कितने हैं, 3 लाख और 58, मैंने ये लिख दिया। और साथ में दिया हुआ था रेंट आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एज वेल एज एट द एंड ऑफ द ईयर। मुझे तो बिगिनिंग बैलेंस शीट चाहिए, तो मैंने रेंट आउटस्टैंडिंग 18,000 बिगिनिंग वाला ले लिया। अब क्या करना है, बात सिंपल सी है, इसको प्लस करना है, इसको माइनस करना है, मुझे पता चल जाएगा मेरी ओपनिंग कैपिटल कितनी है। और हाँ, ये बताना तो भूल ही गया कि बस इतना ही आसान है, जो तुम्हारी ओपनिंग बैलेंस शीट मिलती है यानी बनाने को होता है, तुम चाहे तो बैलेंस शीट बना लो, तुम डायरेक्टली भी माइनस करके लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि तुम ओपनिंग बैलेंस शीट वर्किंग नोट में जाके बनाओ ही, क्योंकि यहाँ पे कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं बोलता है कि वर्किंग नोट में क्लियरली बैलेंस शीट बना के दिखाओ, यू जस्ट हैव टू डू द वर्किंग नोट। तो अगर ये प्लस करके तुम ये माइनस रेंट आउटस्टैंडिंग ऐसे भी कर सकते हो, दिस इज द पार्ट ऑफ वर्किंग नोट। तुम्हें जैसा अच्छा लगता है तुम वैसा करो, कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। बस कैपिटल फंड पता कर लो कि इतना तुम्हें पता चल चुका है जो तुम्हें क्लोजिंग बैलेंस शीट में काम आएगा, क्योंकि वो क्लोजिंग बैलेंस शीट एक्चुअल में एनपीओ के जो तुम्हारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसको कॉम्प्लीमेंट करेगी और उसके मार्क्स हैं। वर्किंग नोट के भी हैं, बट बनाने का तरीका, उसकी फ्रीडम तुम्हें दी गई है। मैं चाहे कोई भी एग्जाम्पल दूं, मैं चाहे कैसा भी एग्जाम्पल दूं, फोकस सिर्फ एक है कि जब तुम बोर्ड एग्जाम में पेपर लिख रहे हो और तुम्हें अचानक से नैन मटक्का याद आ जाए, तो तुम लोग हंस के एक बार याद तो कर लो कम से कम कि यार ये भी कोई तरीका है याद करने का। तुम समझ रहे हो मेरी बात, फीलिंग समझ रहे हो। वो बोर्ड एग्जाम के अंदर वर्स्ट से वर्स्ट के सिनेरियो में भी तुम्हें नैन मटक्का याद रह जाएगा। और अब जो मैं नैन मटक्का की बात कर रहा हूँ बेटा, वो तो एकदम बिल्कुल बांध लेना कि अगर तुमने नजरें नहीं मंडराई ना पेपर के ऊपर या ये वाले टॉपिक के ऊपर या ये वाले क्वेश्चन के ऊपर, बिलीव मी तुमसे गलती होगी। तो नैन मटक्का को 100% पावर पे ले आओ, क्योंकि जब ये बैलेंस शीट तुम बनाओगे ना तो इसके अंदर तुम्हें बहुत डिटेल में बताना है ये चीज। कैसे? मैं शुरुआत करता हूं अपने महानुभावी एसेट साइड से। पूरे रिसीट एंड पेमेंट में तुम्हारी आंखें घूमती रहनी चाहिए और शुरुआत होगी जो पेमेंट साइड पे सबसे लास्ट में दिया रहता है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। इस वाले क्वेश्चन में उसमें कैश इन हैंड भी है और कैश एट बैंक भी है, तो मैंने दोनों के दोनों वहां से कॉपी पेस्ट उतार के लिख दिए। अब जब मैंने वो रिसीट्स एंड पेमेंट्स और देखा ना, तो मैंने देखा पेमेंट किया था कुछ इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी, और इन्वेस्टमेंट्स मेरे एसेट होते हैं, तो मैंने वो यहां पे दिखा दिए। फिर मैं आगे बढ़ा तो भैया बुक्स भी थी। बुक्स ऑलरेडी हमारे पास बैलेंसिंग फिगर था 3 लाख का, शुरुआत से ही तुमने एडजस्टमेंट में देखी थी 3 लाख बुक की फिगर दी हुई है, क्वेश्चन तुम्हारे सामने था। वो 3 लाख रुपए में जो पेमेंट साइड पे 31,200 की बुक्स और दी थी, सरस्वती माता जी की जय, उन 31,200 को भी तुम्हें लिखना है और डेप्रिसिएशन जो लगा था भैया वो माइनस करना है। तो इस तरीके से बुक्स की जो वैल्यू आई 3,01,200 रुपए आई। नाउ आगे बढ़ते हैं भाई, फर्नीचर की बारे में बात करते हैं। फर्नीचर ऑलरेडी तुम्हें एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ मिल गया था, तुमने कुछ नहीं किया, जो उस पर डेप लगाया था अपन ने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर, उसको माइनस करके लिख दिया 53,000, ये आ गया। एंड फाइनली अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखो तो लिखा था सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बाय द एंड ऑफ द ईयर, यानी 31 मार्च 2020 को, वो था 7,000 रुपए। तो भैया एसेट है ना, आज नहीं मिला फ्यूचर में मिलेगा, पैसा तो अपन ही है, तो वो भी अपन ने एसेट साइड पे शो कर दिया कि ये चीज है। अब इसके अलावा तो कुछ और बचा नहीं। इसको बताने से पहले पता है मुझे मजा बड़ा आ रहा है, मैं सोच रहा हूं बाबा जी आपने ना यार वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का कुछ निकलवाया नहीं कि क्या आया। अबे मैं ही सब निकाल लूंगा, तो तुम क्या कर रहे हो और तुम फिर मेरे को ऐसे पॉइंट आउट कैसे करोगे। तो जो ये वीडियो यहां तक देख चुके हैं उन्हें पता है कि मैंने वहां पे सरप्लस तो बताया नहीं कि सरप्लस कितना आया था। ऑब्वियसली यार इतनी चीजें मैं तुम पे छोड़ सकता हूं, तो मेरे ख्याल से तुमने सरप्लस तो निकाल लिया होगा, और वो सरप्लस आया होगा कुछ इस तरीके से 1,08,000 का। तो मैंने कुछ नहीं लिखा, जो मैंने अभी ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई थी उसमें जो मेरा कैपिटल आया था 4,87,300 वो लिखा, और जो सरप्लस तुम लोगों ने, मैंने नहीं निकाला, मैंने बिल्कुल नहीं निकाला, मैं तो क्वेश्चन वहीं खत्म कर चुका था अपना, सरप्लस वर्प्लस नहीं निकाला। वैसे अगर नहीं निकाला हो तो 2 सरप्लस करके आ जाता इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एक्सपेंडिचर साइड 2 सरप्लस करके लिख देते, बस वो 1,08,000 तुम्हारा काम हो जाता, दोनों साइड टैली हो जाते। तो वो सरप्लस यहां पे ऐड कर दिया, 5,88,100 आया। रेंट आउटस्टैंडिंग कैसे पता चला? क्योंकि क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया था रेंट आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग एज वेल एज एट द एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर में भी आउटस्टैंडिंग 18,000 था, और ये वो रेंट आउटस्टैंडिंग है विच वी हैव टू पे, क्योंकि कहीं नहीं लिखा कि ये हमारी इनकम कभी भी थी। तो इतना करने के बाद मेरे भाइयों मैं तुम्हें एक छोटा सा काम करके दे के जा रहा हूं, और वो है बैलेंस शीट का टोटल निकालना। बैलेंस शीट का टोटल निकालने के बाद तुम क्या करने वाले हो, तुम यही चीज जो टोटल है वो नीचे कमेंट सेक्शन में पुट करके जाओगे और बोलोगे धन्यवाद बाबा जी। बस इतना सा कर देना, बस इतनी सी दरखास्त है, क्योंकि भाई दिल मेरा बहुत बड़ा है, क्योंकि तुम लोग मेरे लिए बहुत औसम हो।
तो मेरे भाइयों मिलता हूं अगली कक्षा में, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद। खाली बैठा ओपन इंस्टा देन स्क्रॉल किया, फोटो छाप के मीम पे कितनों को ट्रोल किया। पढ़ाई है बंद टेस्ट पहलाई बी ग्रेड, बस याद अपने को श्वेता की सीक्रेट। 12th में तक टॉप किया बट अब बर्बादी हो रही है, ये सोच के बुद्धि मेरी आधी हो रही है। 10 नोटिस आए ओबी एग्जाम है अपने, ये मैम मेरा रैप मेरी पारी हो रही है।